हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवाइस ट्री लर्निंग। फ्रेंड्स, हम लोग जो है आर ओ की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं पीसीएस मंत्रा की। तो फ्रेंड्स, हम लोग जो है इसके पहले 32 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कल जो है कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, यहाँ पे शोरगुल हो रहा था। तो आज जो है हम लोग 33 नंबर से शुरू करेंगे। तो आज जो है टोटल 140 नंबर तक क्वेश्चंस कर लेंगे। और ये जो है इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज है, इसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस हैं सारे। तो चलिए 33 नंबर से शुरू करते हैं। तो इसका जो क्वेश्चन है कि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो ये बताना है कि अध्यक्ष हैं तो ये हैं एन.के. सिंह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा एन.के. सिंह। तो जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं, जिनकी जो नियुक्ति है ये 2017 में की गई थी। तो 15वें वित्त आयोग के रिपोर्ट जमा करने का जो वर्ष है 2019 निर्धारित था, जबकि रिपोर्ट की क्रियान्वयन की अवधि 2020 से 2025 के मध्य है। और वाई.वी. रेड्डी जो है 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वाई.वी. रेड्डी। चलिए आगे देखते हैं। नीति आयोग की स्थापना की गई थी, तो बताना है कि कब की गई थी। तो जो नीति आयोग है उसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ठीक है, तो 13 अगस्त 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर एक नए निकाय की स्थापना की घोषणा की थी। तो उसी के अनुरूप जो है 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 35 नंबर का। इसमें कह रहा है कि नीति आयोग के पदेन सदस्यों में शामिल है, तो कौन कौन शामिल है। तो इसमें जो शामिल है प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य। ठीक है, तो नीति आयोग के पदेन सदस्यों में प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद के अधिकतम 4 सदस्य शामिल होते हैं। नीति आयोग का जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है 36। इसमें कह रहा है नीति आयोग के पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचे में प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त अन्य संरचना इस प्रकार है। तो उपाध्यक्ष, सदस्य, अंशकालिक सदस्य, पदेन सदस्य, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सचिवालय। तो बताना है कि कौन कौन जो है शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि सभी शामिल है। ठीक है, तो इसमें जो है सभी शामिल है। चलिए अब देख लेते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर का। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि को प्राथमिकता, द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिकरण को प्राथमिकता, तृतीय पंचवर्षीय योजना आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता, सभी सही सुमेलित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सभी सही सुमेलित है। ठीक है, इसमें जो भी दिए गए हैं उसके आगे वो सभी जो है सही सुमेलित दिए गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। किस पंचवर्षीय योजना के तहत 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई थी। तो 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था ये चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। और जो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना है इसकी अवधि जो थी ये 1969 से लेकर के 1974 तक थी। ठीक है, 1974। और इसके तहत जो है तीव्र विकास पर बल दिया गया। इसी योजना के अंतर्गत देश के 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया तथा बफर स्टॉक की धारणा लागू हुई थी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिए परिव्यय का अनुमान है। तो ये जो अनुमान लगाया गया है ये है 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। रोलिंग प्लान की अवधारणा कब लागू हुई थी। तो जो रोलिंग प्लान है इसकी अवधारणा 1978 में लागू हुई थी। तो जो रोलिंग प्लान है इसकी अवधारणा जनता सरकार द्वारा 1978 में लागू की गई थी।
पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव गुन्नार मिडाल द्वारा दिया गया था। अब आते हैं हम लोग 41 नंबर के क्वेश्चन पे। तो इसमें कह रहा है कि उस नीति का नाम बताएं जो सरकार के व्यय और कराधान नीतियों की व्याख्या करता है। तो इसका जो नाम है ये हो जाएगा राजकोषीय नीति। ठीक है, तो सार्वजनिक आय व्यय, करारोपण, सार्वजनिक ऋण तथा हीनार्थ प्रबंधन से संबंधित नीतियों को राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति कहा जाता है। राजकोषीय नीति के उपयुक्त उपकरणों का प्रयोग सरकार अर्थव्यवस्था में रोजगार और राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि, आंतरिक एवं बाह्य स्थिरता तथा आर्थिक समता जैसे उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करती है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है ये बी हो जाएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। राजकोषीय नीति से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है। दूसरा है, इस नीति में सार्वजनिक आय और व्यय की बात की जाती है। तीसरा है, इसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से जनता की क्रय शक्ति पर पड़ता है। चौथा है, इसका परिणाम तत्कालिक होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा ए। इस नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा होता है, ये असत्य है। ठीक है, तो राजकोषीय नीति का जो निर्धारण है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नहीं अपितु सरकार की बजट नीति के द्वारा होता है, अर्थात वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इस नीति को तैयार किया जाता है। जो कि यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक दिया है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, जबकि मौद्रिक नीति का निर्धारण तथा संचालन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो और बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य कथन है। तो इसका आंसर जो है ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 43 नंबर का क्वेश्चन। तो इसमें है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कर प्रणाली के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसमें नहीं है कहा है। तो आनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली, प्रत्यक्ष कर प्रणाली, ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। तो इसमें जो शामिल नहीं है ये हो जाएगा ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली। तो ऊर्ध्वगामी कर प्रणाली जैसी कोई कर प्रणाली नहीं होती है, अपितु प्रतिगामी कर प्रणाली होती है जिसमें आय के बढ़ने के साथ कर की दर कम होती जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। चलते हैं अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर का। निम्नलिखित में से किस राजकोषीय नीति का उपयोग अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, यानी कि बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेरोजगारी बीमा लाभ के लिए भुगतान करना। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर कहलाता है। तो ये जो कर है उपकर कहलाता है। क्या कहलाता है? उपकर। यानी कि कर के साथ कर आधार पर ही किसी विशेष प्रयोजन के लिए लगाया जाने वाला कर उपकर कहलाता है। जैसे स्वच्छ भारत उपकर, कर के ऊपर कर लगाने की प्रक्रिया जिसकी गणना कर दायित्व पर की जाती है अधिभार कहलाता है। ठीक है, वो क्या कहलाता है? अधिभार कहलाता है। भारत में चलैया समिति की अनुशंसा पर पहली बार जो है सेवा कर 1994 से लेकर के 1994 और 95 में 3 सेवाओं टेलीफोन, साधारण बीमा तथा शेयर दलाली पर लगाया गया था। यह कर सेवा पर लगाया जाता है। ठीक है, यह जो कर है वो सेवा पर लगाया जाता है। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी कौन है? तो इसका जो मुख्य प्राधिकारी है ये वित्त मंत्रालय है। तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का मुख्य प्राधिकारी वित्त मंत्रालय है। वित्त मंत्रालय भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण मंत्रालय है। और ये जो वित्त मंत्रालय है तो ये कराधान, वित्तीय कानून, वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, केंद्र तथा राज्यों का वित्त और केंद्रीय बजट से जुड़े मामले को देखता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम लोग कौन से नंबर के क्वेश्चन पे आ गए? तो 47 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है? तो अब बताना है कि कौन सा जो कर है वो केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसमें जो उपहार कर है, निगम कर है, परिवहन कर है और सीमा शुल्क है। तो इसमें जो परिवहन कर है ये केंद्र सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो जो परिवहन कर है ये एक प्रकार का राज्य सरकार के, ये जो है राज्य सरकार के
अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल एक कर है, जबकि उपहार कर और निगम कर और जो है उपहार कर और निगम कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर में, और जो सीमा शुल्क है ये केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष कर में शामिल एक कर है। तो ये आप कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर है और कौन सा प्रत्यक्ष कर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। लाभांश कर, टोल टैक्स, व्यय कर। उपयुक्त कथनों में से प्रत्यक्ष कर की पहचान कीजिए। तो इसमें बताना है हमको कि कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो इसमें जो तीनों दिए गए हैं ये तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। लाभांश कर तथा व्यय कर केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर हैं, जबकि टोल टैक्स जो है, जो टोल टैक्स दिया गया है ये राज्य सरकार का प्रत्यक्ष कर है। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष कर पूछा है तो तीनों ही प्रत्यक्ष कर हैं। इसके अतिरिक्त जैसे केंद्र सरकार के और प्रत्यक्ष करों में आयकर हो गया, निगम कर हो गया, संपत्ति कर, पूंजी कर, लाभ कर, उपहार कर, लाभांश वितरण कर, प्रतिभूति व्यापार कर, ब्याज कर, ये सब जो है वो इसमें शामिल है। और राज्य सरकार के प्रत्यक्ष करों में जैसे भू राजस्व कर, कृषि व्यवसाय पर कर, अचल संपत्तियों पर कर, टोल टैक्स इत्यादि जो है वो शामिल हैं। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल शीत ऋतु की फसल मानी जाती है। तो इसमें जो शीत ऋतु की फसल मानी जाती है ये जौ है। ठीक है, तो जौ एक शीत ऋतु की फसल है, जबकि सोयाबीन, कपास, तरबूज, जबकि सोयाबीन और कपास जो है वर्षा काल की फसल है, और जो तरबूज है ये ग्रीष्म काल की फसल है। ठीक है, तरबूज जो है वो ग्रीष्म काल की फसल है। शीत ऋतु की जो और फसलें हैं जैसा कि आपको सबको पता है, गेहूं हो गया, चना, मटर, सरसों, मसूर, आलू, अलसी, और वर्षा काल की जो फसलें हैं चावल, ज्वार, बाजरा, ये सारी जो है वो वर्षा काल की फसलें हैं। ठीक है, तो ये हो गया। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने आगे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। तो चाय, रबड़, आलू व्यापारिक फसलें हैं, सुपारी, काजू, चाय एवं रबड़ बागानी फसलें हैं, कुसुम, तंबाकू, गन्ना रोधी फसलें हैं। तो इसमें बताना है कि सत्य कथन कौन सा है। तो 1 और 2 ये जो है वो सत्य कथन है। तो तृतीय कथन असत्य है, क्योंकि कुसुम जो है एक रोधी फसल है। कुसुम एक रोधी फसल है, अर्थात जो फसलें खेत के बॉर्डर के रूप में या जंतुओं से सुरक्षा हेतु मुख्य फसल के चारों ओर बॉर्डर के रूप में उगाई जाती है उन्हें रोधी फसलें कहते हैं। यह फसलें हवा की गति को भी कम करती हैं, जैसे चने के खेत के चारों ओर कुसुम की फसल उगाई जाती है, जबकि तंबाकू और गन्ना नकदी फसलें या व्यावसायिक फसलें हैं। तो सिर्फ कुसुम जो है यही रोधी फसलें हैं, बाकी जो तंबाकू और गन्ना है ये दोनों जो है वो ये व्यावसायिक फसलें हैं। ठीक है, ये रोधी फसलें नहीं हैं। तो 1 और 2 सही है, तीसरा जो है वो गलत है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर कौन स्थित है। तो प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश है। ठीक है, भारत के शीर्ष खाद्यान्न उत्पादक राज्यों में से प्रथम स्थान पर उत्तर प्रदेश शामिल है, जबकि द्वितीय स्थान पर जो है द्वितीय स्थान पर मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश द्वितीय स्थान पर है, और तृतीय स्थान पर कौन सा है, तो पंजाब है। तृतीय स्थान पर पंजाब हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप 52 नंबर का। निम्नलिखित समूहों में से श्री अन्न किस समूह से संबंधित कृषि उत्पाद है। तो ये जो है सावा, कोदो और कुटकी, सावा, कोदो और कुटकी से संबंधित कृषि उत्पाद है। ठीक है, मिलेट को श्री अन्न से संबोधित किया गया है। भारत दुनिया में श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक एवं दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। ठीक है, श्री अन्न में कई प्रकार की फसल जैसे कि ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चिना और सावा शामिल है। भारत को इसका वैश्विक केंद्र बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद को इस क्षेत्र में बढ़ावा दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें ये ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है, तो हैदराबाद है। ठीक है,
तो हैदराबाद है। ये भी कभी कभी पूछ लेगा और पूछा भी है एग्ज़ाम में कई बार कि भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद में है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर का। कृषि वर्धक निधि की स्थापना किस उद्देश्य के लिए किया गया है? तो जो कृषि वर्धक निधि है इसकी स्थापना जो है किसानों की चुनौतियों के लिए समाधान उपलब्ध कराना, इसके लिए किया गया है। तो कृषि वर्धक निधि की स्थापना का मुख्य उद्देश्य किसानों के सामने पेश आ रही चुनौतियों का नवोन्मेषी एवं किफ़ायती समाधान उपलब्ध कराना, युवा उद्यमी ग्रामीण क्षेत्रों में नए एग्री स्टार्टअप खोल सके, इसे प्रोत्साहित करने के लिए कृषि वर्धक निधि स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहला है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग द्वारा सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह प्रदान किया जाता है। दूसरा है, वर्तमान में 22 फसलों के लिए आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति करता है। तो बताना है कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, सत्य कथन की पहचान करना है हमको इसमें। तो चलिए देख लेते हैं इसमें केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक और न ही दो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक और दो, दोनों जो है यहाँ पे दिया गया है वो बिल्कुल सत्य है। ठीक है, दोनों जो है वो सत्य है। तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग की जो स्थापना है हुई है, कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना ये 1965 में हुई थी, 1965 में की गई थी। परंतु इसका नाम जो है 1985 में कृषि लागत एवं कीमत आयोग किया गया। यह आयोग बाजार मूल्यों को एवं कृषि लागत को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादन की न्यूनतम समर्थन मूल्य, खरीद मूल्य एवं आवंटन मूल्य का निर्धारण करने के लिए सरकार को सलाह देती है। ठीक है, लेकिन जो इसका अंतिम निर्णय है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्तमान में भारत का कृषि निर्यात में स्थान है। तो भारत जो है वर्तमान में कृषि निर्यात में 13वें नंबर पे है, 13वें नंबर पे है। ठीक है, भारत जो है वर्तमान में विश्व का दूसरा जो है वो सबसे बड़ा कृषि उत्पादक देश है, परंतु कृषि निर्यात में यह काफ़ी पीछे है। भारत का सर्वाधिक कृषि निर्यात चावल, समुद्री उत्पाद, चीनी तथा मसालों का है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं बताना है। ओलेरीकल्चर, सब्जियों की व्यापारिक कृषि, विटीकल्चर, व्यापारिक स्तर पर अंगूर उत्पादन, मैरीकल्चर, घोड़ों एवं खच्चरों का व्यापारिक स्तर पर पालन, आर्बोरिकल्चर, वृक्षों तथा झाड़ियों की कृषि। तो सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो इसमें जो सी है मेरीकल्चर, मेरीकल्चर जो है सुमेलित नहीं है। मेरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया को कहा जाता है। किसके लिए है ये? समुद्री जीवों के उत्पादन की क्रिया के लिए है। जबकि सवारी एवं यातायात के लिए उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों के व्यापारिक स्तर पर पालने संबंधी कृषि का अध्ययन हॉर्टिकल्चर कहलाता है। तो इसके लिए जो हो जाएगा ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर, ये हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सुमेलित हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। असत्य कथन की पहचान करें। तो हमको यहाँ असत्य कथन बताना है। पहला है कि नींबू में लिटिल लीफ रोग, जो लिटिल लीफ रोग है वो तांबा की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। पौधों में वृद्धि के लिए नाइट्रोजन का जिम्मेदार होना। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज है। तो हमको इसमें असत्य कथन बताना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धान का खैरा रोग जस्ता की कमी से। ये जो है इसमें असत्य दिया गया है। तो चलिए पहले हम लोग जो है इसका डिटेल कर लेते हैं। 1 मिनट फ्रेंड्स, इसका जो आंसर है ये सही है, बी बिल्कुल सही है। इसका आंसर डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लोरोफिल में मुख्य तत्व मैग्नीज नहीं होता है, ये मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम होता है। तो इसका जो आंसर है ये जो गलत दिया हुआ है इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। मैग्नीशियम ऊर्जा स्थानांतरण के लिए भी जिम्मेदार होता है, जबकि मैग्नीज जो है वो एंजाइम की सक्रियता एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होता है। मैग्नीज की कमी से मटर में मार्श रोग, चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग,
शलजम में वाटर कोर रोग इत्यादि रोग होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ऊन उत्पादन के लिए सुप्रसिद्ध बकरी की प्रजाति है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, अंगोरा। ठीक है, तो आकार में सबसे बड़ी बकरी जो है वो द्विकाजी नस्ल की जमुनापारी है। जमुनापारी जो बकरी है ये आकार में सबसे बड़ी होती है। एंग्लो नूबियन प्रजाति की बकरी को, जो एंग्लो नूबियन प्रजाति की बकरी है, इसको बकरी की दुनिया में जर्सी कहते हैं। विश्व की दूध की रानी स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन बकरी जो होती है, सानेन बकरी को कहा जाता है। जबकि मांस के लिए सबसे प्रसिद्ध प्रजाति बलूची जो है, बलूची बकरी उसको कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अंगोरा हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 59 नंबर का। तो इसमें है कि गैर निष्पादक परिसंपत्तियां एनपीए किसे कहा जाता है? तो जो एनपीए है वो किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा 90 दिन या उससे अधिक दिनों से बकाया मूलधन या ब्याज। इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तो एनपीए उन ऋणों या अग्रिमों के वर्गीकरण को संदर्भित करता है जो डिफ़ॉल्ट हो जाते हैं या जिनके मूलधन या ब्याज का अनुचित भुगतान बकाया होता है। अधिकतर मामलों में ऋण को गैर निष्पादित के रूप में तब वर्गीकृत किया जाता है जब ऋण का भुगतान न्यूनतम 90 दिनों की अवधि के लिए न किया गया हो। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। EASC ईज सुधार एजेंडा किस वित्तीय संस्था में सुधार हेतु लागू किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक। इसका आंसर ए हो जाएगा। तो 2021 में केंद्रीय वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों यानी कि PSB के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की मतलब इस बैंक के वार्षिक प्रदर्शन की समीक्षा की और ईज 4.0 या एनहांस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म एजेंडा यानी ईज लॉन्च किया था। ठीक है, चलिए अब आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर का। प्रधानमंत्री जनधन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है 2014 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, यह योजना जो है वित्तीय समावेश पर एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना है और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। तो 28 अगस्त 2014 को कब किया गया था? 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना नामक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस आयु वर्ग के व्यक्तियों के लिए लागू की गई थी? तो ये 18 से 70 वर्ष के आयु के व्यक्तियों के लिए लागू की गई थी। और कब किया गया था? तो इसका जो प्रारंभ है, इसका ये जो शुरुआत हुई थी, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में किया था। इसका जो शुभारंभ है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर का। इसमें है कि सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अपने ऋण का कितने प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों यानी प्रायोरिटी सेक्टर को प्रदान करना अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 40%। ठीक है, 40% जो है प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों को प्रदान करना अनिवार्य होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विभेदीकरण बैंकिंग प्रणाली यानी डिफरेंशिएटेड बैंकिंग सिस्टम का विचार किस समिति के द्वारा दिया गया? तो ये जो विचार है ये नचिकेत मोर समिति के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो विभेदित बैंक विशिष्ट बैंकिंग सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त बैंकिंग संस्थान है। एक विभेदित लाइसेंस एक बैंक को केवल चुनिंदा क्षेत्रों में उत्पादों की पेशकश करने की अनुमति देगा। इसकी सिफारिश नचिकेत मोर समिति द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो बताना है सत्य नहीं है। तो पहला है कि नकद आरक्षित अनुपात CRR में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में कमी लाती है। रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। बैंक दर में कमी मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। तो बताना है कौन सा सत्य नहीं है। तो इसमें जो सत्य नहीं है
ये हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि लाती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो जो रिवर्स रेपो रेट है इसमें जो कमी होती है तो इसमें कमी को विस्तारवादी मौद्रिक नीति कदम माना जाता है। यह तरलता को प्रेरित करता है, यानी बाजार में पैसे की आपूर्ति को बढ़ाता है, जबकि प्रश्न के विकल्प में जो है रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि लिखा हुआ है, इसलिए यह कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो दिए गए हैं वो बिल्कुल सत्य हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं 66 नंबर के क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी होती है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में सर्वाधिक हिस्सेदारी जो होती है वो केंद्र सरकार की होती है, केंद्र सरकार की होती है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यानी आरआरबी जो होती है, इसकी सबसे पहले तो हम लोग देख लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। तो 26 सितंबर 1975 को, 26 सितंबर 1975 को प्रख्यापित अध्यादेश और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत 1975 में की गई थी। अधिनियम के अनुसार आरआरबी का स्वामित्व केंद्र सरकार के पास जो है वो 50%, राज्य सरकार के पास 15% और प्रायोजक बैंक के पास 35% है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी कि सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जो इसका मुख्यालय है वो लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है, तो लखनऊ में स्थित है। ठीक है, और यह जो है भारत की स्वतंत्र एक वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग की वृद्धि एवं विकास के लक्ष्य से स्थापित किया गया है। इसका जो मुख्यालय है लखनऊ में है और समग्र देश में इसके कार्यालय खुले हुए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 68 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें है कि मौद्रिक नीति समिति एमपीसी का अध्यक्ष कौन होता है। तो जो इसका अध्यक्ष होता है ये होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। इसका अध्यक्ष जो होता है भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है। तो मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी भारत सरकार द्वारा गठित एक समिति है जिसका गठन ब्याज दर निर्धारण को अधिक उपयोगी एवं पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर इसके अध्यक्ष होते हैं। वित्तीय समावेशन सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। तो वित्तीय समावेशन सूचकांक की अवधारणा एक व्यापक सूचकांक के रूप में की गई है जिसमें सरकार और क्षेत्रीय नियामकों के परामर्श से बैंकिंग, बीमा, निवेश, डाक तथा पेंशन क्षेत्र का विवरण शामिल है। इसे आरबीआई द्वारा 2021 में बिना किसी आधार वर्ष के विकसित किया गया था और प्रत्येक वर्ष जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। कब किया जाता है, जुलाई में प्रकाशित किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा फिएट मनी का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा करेंसी नोट, करेंसी नोट हो जाएगा। तो वित्त की दुनिया में फिएट मनी सरकार द्वारा जारी एक मुद्रा है। इसका अपना कोई मूल्य नहीं है लेकिन इसका मूल्य सरकारी नियमों से लिया गया है। इसको सरल भाषा में मान लेते हैं जैसे 500 का नोट है जिसका वास्तविक मूल्य 500 नहीं है, लेकिन भारत सरकार द्वारा धारक को वचन देने पर उसका मूल्य जो है वो 500 रुपये हो जाता है, क्योंकि उसका मूल्य जो है वो सरकारी नियमों से लिया गया है। तो उसे ही फिएट मनी बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, विश्व विकास रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, अर्धवार्षिक वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट। तो कौन सी जारी नहीं की जाती है, हमसे ये पूछा है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो है वो आईएमएफ के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, बाकी जो तीनों दिए गए हैं वो विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है। भुगतान संतुलन के चालू खाते में निर्यात की कौन सी मदें सम्मिलित की जाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि बीमा के प्रीमियम का भुगतान, प्रवासियों द्वारा प्रेषित राशि, व्यापारिक ऋणों का भुगतान, ये तीनों जो हैं वो भुगतान संतुलन के चालू खाते में
निर्यात की मदें सम्मिलित की जाती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 73। इसमें कह रहा है कि भारत में रुपए को चालू खाते में विदेशी मुद्रा से पूर्णतः परिवर्तनीय कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1994। रिजर्व बैंक द्वारा 19 अगस्त 1994 को रुपए को चालू खाते में पूर्णतः परिवर्तनीय घोषित कर दिया गया था और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की प्रक्रिया में मुद्रा का परिवर्तन होना आवश्यक है। मुद्रा जो है इसकी परिवर्तनीयता का अभिप्राय क्या है? तो निर्यात एवं अन्य वैधानिक माध्यमों से अर्जित विदेशी मुद्रा को सरकारी या बाजारी विनिमय दर पर क्या किया जाता है, उसको विनिमय दर पर स्वदेशी मुद्रा में बदला जाता है। और भारत में जो है पूंजी खाते में केवल आंशिक परिवर्तनीयता लागू है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र यानी कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा कांडला में। ठीक है, भारत का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 1965 में गुजरात में कांडला में स्थापित किया गया है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विशेष आहरण अधिकार यानी SDR का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। SDR अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मुद्रा है। इसे IMF ने 1970 में मुद्रा के रूप में अपनाया था। यह एक कृत्रिम मुद्रा है। इसका मूल्य जो है बास्केट ऑफ करेंसी में शामिल मुद्राओं के औसत भार के आधार पर किया जाता है। ठीक है, और वर्तमान में जो है बास्केट ऑफ करेंसी में 5 मुद्रा जो है शामिल हैं, जैसे कि अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेमबी और जापानी येन, ब्रिटिश पाउंड, स्टर्लिंग, ये सब जो है शामिल हैं। मुद्रा का अवमूल्यन जो है यानी डिवैल्यूएशन क्या होता है? तो जो मुद्रा का अवमूल्यन है वो हो जाएगा विदेशी मुद्रा के सापेक्ष घरेलू मुद्रा का मूल्य गिर जाना। इसे ही मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 77 नंबर का। इसमें कह रहा है कि विदेश व्यापार नीति 2023 के तहत किस वर्ष तक भारत के समग्र निर्यात को 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2030 तक। ठीक है, 2030 तक रखा गया है। चलते हैं अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह में शीर्ष निवेशकर्ता देश कौन है? तो ये हो जाएगा सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्प्रवाह के संबंध में सिंगापुर भारत में शीर्ष निवेश करने वाला देश है। इसके बाद मॉरिशस है। मॉरिशस है। कुल FDI में सिंगापुर का 37% हिस्सा है। कितना हिस्सा है? तो 37% हिस्सा है। चलिए अब आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को, 79 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसमें है विश्व बैंक के तहत 2022 में विदेशों से भेजे जाने वाले धन में शीर्ष धन प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, इसका आंसर भारत हो जाएगा। आगे देखते हैं देशों के प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन सहायता कौन सी संस्था सहायता करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। IMF का गठन ब्रेटन वुड्स समझौते के तहत 1944 में हुआ था। इसका मुख्यालय जो है यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है ये वाशिंगटन DC में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन DC में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 81 नंबर का। इसमें कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसमें चलिए देख लेते हैं कि क्या है। संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग में है। भारत इसकी स्थापना से इसका सदस्य है। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है हमको। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। तो संघाई सहयोग संगठन का जो गठन है वो 1996 में
1996 में शंघाई 5 के रूप में किया गया था। 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। 2001 में एससीओ के गठन से पहले कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान शंघाई 5 के सदस्य थे। और 2001 में इसमें उज़्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर एससीओ कर दिया गया। ठीक है। और भारत और पाकिस्तान जो है इसमें 2017 में इसके सदस्य बने। वर्तमान में जो इसके सदस्य हैं इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो कजाकिस्तान हो गया, चीन, किर्गिस्तान और रूस, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। ईरान जो है इसमें, ईरान जो है वो 2023 में एससीओ का स्थायी सदस्य बनने के लिए तैयार है। ठीक है। तो कौन तैयार है? ईरान तैयार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर का। बौद्धिक संपदा अधिकार से संबंधित व्यापार की निगरानी कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन करता है। ठीक है। तो बौद्धिक संपदा जो है यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सृजित कोई संगीत, साहित्यिक कृति या फिर कला, खोज, प्रतीक, नाम, चित्र, डिजाइन, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इत्यादि जो ऐसी चीज़ें हैं उसी को कहते हैं। भारत ने जो है सबसे पहले 1911 यानी कि 1911 में भारतीय पेटेंट और डिज़ाइन अधिनियम बनाया था, भारत के द्वारा बनाया गया था। और पुनः स्वतंत्रता के बाद 1970 में पेटेंट अधिनियम बना था। कब बना था? तो 1970 में बनाया गया था और इसे 1972 में लागू किया था भारत ने। इस अधिनियम में पेटेंट संशोधन अधिनियम 2002 और पेटेंट संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधन किए गए थे। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 83 देखते हैं। सार्क की स्थापना कब हुई थी? तो सार्क की जो स्थापना है ये 1985 में हुई थी। ठीक है। दक्षेस यानी कि सार्क की स्थापना ढाका शिखर सम्मेलन के निर्णयानुसार 1985 में हुई थी। इसके सदस्य देश जो हैं भारत, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल और अफगानिस्तान है। इसका जो मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है ये हो जाएगा काठमांडू। ये जो है काठमांडू है। ठीक है, काठमांडू। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है ये बताना है हमको। तो चलिए देखते हैं, मिलान करते हैं। एक तरफ जो है संगठन है और एक तरफ मुख्यालय है। तो आसियान जकार्ता, बिम्स्टेक ढाका, अंकटाड जिनेवा, एशियाई विकास बैंक बीजिंग। तो इसमें जो सुमेलित नहीं है ये हो जाएगा एशियाई विकास बैंक बीजिंग, क्योंकि एशियाई विकास बैंक का जो मुख्यालय है ये मनीला में है। ठीक है, ये जो है मनीला में है, ये बीजिंग नहीं है, मनीला में है। और जो इसकी एशियाई विकास बैंक की जो स्थापना हुई थी ये 1966 में हुई थी, जबकि जो बीजिंग है ये चीन में स्थित है। यहाँ पे एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक यानी कि AIIB का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। चलिए अब आगे देखते हैं 85 नंबर का क्वेश्चन। निम्न कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे विचार करना है, कथन दिए गए हैं उस पर। तो पहला है कि G20 की स्थापना 1999 में हुई थी। हाल ही में इसका 2023 का सम्मेलन भारत में हुआ। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। तो इसमें जो दोनों दिए गए हैं दोनों ही सत्य हैं। ठीक है। तो G20 की स्थापना ब्रिटेन में जो है 1999 में हुई थी, बिल्कुल सही है। यह विश्व के 20 औद्योगिक एवं विकासशील देशों का संगठन है। हाल ही में जो है 2023 का इसका सम्मेलन जो है भारत में संपन्न हुआ है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है मतलब आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसके लिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल में भी देख लेते हैं। इस संगठन का जो उद्देश्य है वो मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। G20 जो है वो देशों में दुनिया की 60% आबादी, वैश्विक GDP का 80% और वैश्विक व्यापार का 75% शामिल है। G20 समूह में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका,
कोरिया गणराज्य, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और यूएसए शामिल हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर का। तो इसमें है कि सामान्यतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी का कृषि के क्षेत्र में प्रधानता है। ये तो रटा रटाया क्वेश्चन है, अधिकतर आता ही आता है। इसका आंसर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी का। कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न या फिर छिपी हुई बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी की प्रधानता है। कृषि के क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं। यदि उनमें से कुछ लोगों को वहां से हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात उन व्यक्तियों की सीमांत उत्पादकता जो है वो शून्य होती है। तो इस प्रकार की बेरोजगारी का उल्लेख किसने किया था? तो रॉबिन्सन ने किया था। रॉबिन्सन ने किया था। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। बाजार की दशाओं, मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की परिवर्तन उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा घर्षणात्मक बेरोजगारी। यानी कि बाजार की दशाओं में यानी मांग और पूर्ति की शक्तियों में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को घर्षणात्मक बेरोजगारी कहते हैं। आगे देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्थव्यवस्था में तेजी और मंदी के कारण निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा चक्रीय बेरोजगारी। तो जब अर्थव्यवस्था में तेजी होती है तो मांग बढ़ जाती है और उद्योगों में अधिक लोगों का नियोजन होता है, ज़्यादा लोगों को रोजगार की प्राप्ति होती है। लेकिन जब मंदी की स्थिति आ जाती है तब काम में लगे लोगों को उनके कार्य से हटा दिया जाता है, अर्थात वह बेरोजगार हो जाते हैं। और यह स्थायी बेरोजगारी नहीं होती है, चक्र के रूप में चलती रहती है, जिस वजह से इसे चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं 89 नंबर का क्वेश्चन। 89 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में अल्प रोजगार की स्थिति देखने को मिलती है। दूसरा है विकसित देशों में बेरोजगारी का मूल कारण मांग या व्यय का अभाव होता है। तो उपयुक्त में सही कथन है, तो बताना है कि कौन सा कथन इसमें से जो है वो सही है। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा ए, यानी कि दोनों कथन जो है बिल्कुल सत्य है। दोनों कथन जो है वो सत्य है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत में गरीबी को परिभाषित किया गया है परिवार की आय से, कैलोरी प्राप्ति से, लोगों के जीवन स्तर से, परिवार में सदस्य के आधार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा कैलोरी प्राप्ति से। तो भारत में गरीबी को कैलोरी प्राप्ति के आधार पर परिभाषित किया गया है। ठीक है, नीति आयोग के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन 2400 कैलोरी और शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति जो है प्रतिदिन 2100 कैलोरी का पोषण प्राप्त न कर सकने वाला व्यक्ति गरीबी की रेखा के नीचे अर्थात गरीब माना जाता है। तो ये जो है वो गरीबी को परिभाषित करने का पैमाना माना गया है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, तो चलिए इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। इसमें कह रहा है कि जब विकास दर, मतलब कथन है, जब विकास दर ऊंची होती है शिक्षित बेरोजगारी भी बढ़ती है। इसका कारण बताया गया है, ऐसा तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। तो कूट है कि कथन और कारण दोनों सही हैं तथा कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन सत्य है, कारण असत्य है। कथन असत्य है, कारण सत्य है। कथन कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो अब इसमें हमको बताना है कि कौन सा सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा डी, कथन कारण दोनों सत्य है तथा कारण कथन की सही व्याख्या करता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक समावेशित विकास को बढ़ाने की आशा नहीं की जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रीय आय की ऊंची दर। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में गरीबी की तीव्रता की माप करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बहुआयामी गरीबी सूचकांक। बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है वो भारत में गरीबी की तीव्रता को माप करता है। एक व्यक्ति बहुआयामी रूप से गरीब है यदि वह भारित संकेतकों यानी 10 संकेतकों में से के 1/3 या अधिक अर्थात 33%
या अधिक से वंचित है। जो लोग आधे या अधिक भारित संकेतकों से वंचित हैं उन्हें अत्यधिक बहुआयामी गरीबी में रहने वाला माना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय एक्सचेंज स्टॉक की स्थापना हुई थी? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा फिरवानी समिति। तो ये समिति जो है 1991 में जो है 1991 में फिरवानी समिति की सिफारिश पर 1992 में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। यह भारत का तकनीकी रूप से अग्रणी स्टॉक एक्सचेंज है। अगला क्वेश्चन है कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में संवेदी शेयर सूचकांक की संख्या है। तो ये जो संख्या है 30 है। ठीक है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में BSE सूचकांक भी इसे कहा जाता है, इसे BSE सूचकांक भी कहा जाता है। इसमें जो है 30 संवेदी सूचकांक सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 96 नंबर का। शेयर बाजार में चलने वाले कारोबार को नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। तो ये जो है सेबी के द्वारा और नियंत्रित और विनियमित किया जाता है। ठीक है, सेबी को जो है 1992 में वैधानिक संस्था का दर्जा प्रदान किया गया था और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में स्थित है। भारत में इरडा निम्नलिखित में से किस कार्य को विनियमित करता है? तो जो इरडा है ये बीमा व्यवसाय को विनियमित करता है, बीमा व्यवसाय को नियंत्रित करता है। चलते हैं अब आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं 98 नंबर का। भारत में किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सिडबी की स्थापना की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए की गई थी। ठीक है, और इसकी जो सिडबी है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी, 1989 में की गई थी। चलते हैं अब आगे 99 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें है 99 नंबर के क्वेश्चन में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रमों की सहायता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हेल्पलाइन स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 99 का जो आंसर है ये हो जाएगा उद्यमी हेल्पलाइन। ठीक है, तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की सहायता के लिए उद्यमी हेल्पलाइन को शुरू किया गया है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि लोगों की बचत को एकत्र करना, अपनी आय का लाभ लघु विनियोजकों को प्रदान करना, धन को संवर्धित करके औद्योगिक विकास को संवर्धित करना। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है अभी 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, बाकी जो 40 क्वेश्चन है उसको जो हम नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कराएंगे उसमें ऐड कर देंगे 40 क्वेश्चन को, तो क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल के सीरीज़ में। तब तक जो है इसे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और देखिएगा यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन फंसेगा आपका। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक अपना पढ़िए और ख्याल रखिए।